वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी पीसीएस, बीओ और आरओ 2024 के लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका सेट हम यहाँ लेकर के आए हैं। हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, किस तरीके से आयोग सवाल पूछता है और किस तरीके से उनको सही करने का तरीका है, उनको करने का सही ढंग क्या है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। ये है इसका सेट नंबर 5। इससे पहले हम ऑलरेडी सेट 4 तक लगा चुके हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सेट नंबर 5। और इसमें जो पहला प्रश्न है आपके सामने वो स्क्रीन पर, इनमें इन विभिन्न घटनाओं को सही क्रम से लगाना है। देखिए, चाहे पीसीएस हो या आरओ हो या बीओ हो, उसमें इस तरीके के सवाल आपको कई सारे मिलेंगे जिनमें आपको सही क्रम से लगाना होगा, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री में विशेषकर, या फिर सही मिलान करने के लिए आएगा। मिलान करने वाले खैर आसान होते हैं, लेकिन हाँ, इस तरीके के सवालों को करने के लिए आपके पास डीप नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको बताना है ये कब कब हुए हैं। चलिए ठीक है, देखो भाई, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो, कन्नौज का जो युद्ध हुआ है साथियों, कन्नौज का जो युद्ध है ये हुआ है 1540 में। कन्नौज का युद्ध हम लोग जानते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ है। चौसा का युद्ध हुआ है 1539 में। तालीकोटा का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 में। तालीकोटा के युद्ध का एक अन्य नाम राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद रखना है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हम कहें या फिर तालीकोटा का युद्ध कहें, एक ही बात है। और खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे। इनमें ये जो तालीकोटा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि राक्षसी तांगड़ी करके कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इन्हें हमें क्रम से लगाना है, तो अब तो आसान हो गया, अब तो आप लगा लोगे। सबसे पहली कौन सी घटना आएगी 1527 की, तो पहले नंबर पे चौथा। इसके बाद 1539 दूसरे नंबर पे दूसरा, उसके बाद तीसरे नंबर पे पहला और चौथे नंबर पे तीसरा। यानी ये हो जाएगा 4-1 4-2 4-2-1-3, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए हुए हैं और इनमें एक कथन है, एक कारण है और आपको एक्सप्लेन करना है इनको। कथन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। देखिए, इनमें जो शब्द लिखे हुए हैं इनका भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए। देखो, देशज का मतलब होता है जो अपने ही देश का हो। मुगल देशज नहीं है, ये विदेशी है। बात समझ रहे हो ना? मुगल जो है ये अपने देश के कहाँ, ये तो बाहर से आए हैं ना। बाबर जो है फरगना का शासक था, मध्य एशिया से आया है। ये अपने आप को जो है वंशज बताते हैं मंगोलों का, तो भारत के कहाँ रहे। लेकिन मराठे तो भारत के हैं, तो देशज है। अच्छा, कारण क्या दे रहा है? कारण दे रहा है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। अब यहाँ पर एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। आपको कथन और कारण को यहाँ पर व्याख्या करनी है। देखो, अगर हम ये कहें कि मुगलों के पतन के बाद या मुगलों के समय में ही, जैसे अगर मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी की,
तो छत्रपति शिवाजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने औरंगजेब के समय में अपना उदय किया, और औरंगजेब को अपने जीवन के 22 साल, बहुत लंबा समय होता है, 22 साल केवल शिवाजी को दबाने में ही चले गए, लेकिन शिवाजी कंट्रोल में नहीं आए। अंत में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया और स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। तो ये बात बिल्कुल सच है कि मराठों का उदय एक देश शक्ति के रूप में हुआ है, एक बड़ी शक्ति के रूप में हुआ है, मुगलों के समय में ही हो गया था। तो ये तो कथन बिल्कुल सच है। कारण जो इसका दे रहा है कि मराठों के पास स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की संकल्पना थी, ये भी सच है। यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्र की संकल्पना है ये बिल्कुल सच है। शिवाजी का एक सपना हुआ करता था जिसे शिवाजी कहते थे स्वराज, है ना। और स्वराज का सपना शिवाजी ने मराठा साम्राज्य के बच्चे बच्चे को दिखाया। उन्होंने कहा जल्दी ही हमारा शासन होगा, हमारा यानी हम लोगों का शासन होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये स्वराज होगा। और बाद में शिवाजी ने इसके लिए जीजा नेक किया, बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने अपने में शामिल किया, और जब उन्होंने गद्दी हासिल की तो हिंदू धर्म उद्धारक और गौपालक की उपाधि भी धारण करी। तो स्वराज का सपना दिखाने वाले पहले व्यक्ति शिवाजी ही हैं। तो ये कहने में कोई यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके पास भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इसका मेरे हिसाब से कथन भी ठीक है और कारण जो है ये भी ठीक है, और कारण जो है कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो फिर से यहाँ पर छत्रपति शिवाजी से ही कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उनका जो है हमें सही ढंग से जो है इनको लगाना है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इनको लगाना है। देखो, छत्रपति शिवाजी, चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद, सूरत पर आक्रमण, ये आपको बताना है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, चाकन नाम का एक किला हुआ करता था, उस किले को छत्रपति शिवाजी ने जीत लिया। कब जीत लिया? 1646 में। ठीक है, 1646। अफजल खां की मैं बात करूं अगर, तो अफजल खां की हत्या जो शिवाजी ने की है, मैं आपको बताऊंगा कैसे की है। ये की है 1559 में, सॉरी 1659 होगा, 1559 नहीं। मुगलों से मतभेद जो इनके प्रारंभ हुए हैं ये लगभग 1655 के आसपास प्रारंभ हुए हैं, और सूरत पर शिवाजी ने आक्रमण करके सूरत की लूट जो की है ये की है 1664 में। ठीक है, इस तरीके से है ये। अब हमें इन्हें क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले कौन सी घटना होगी? सबसे पहले घटना होगी चाकन के किले पर विजय, पहला। उसके बाद मुगलों से मतभेद, दूसरा। ठीक है, उसके बाद कौन सी घटना आएगी? सॉरी, ये यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, ये हम करेंगे यहाँ पर हम करेंगे 70। ठीक है, हाँ। उसके बाद घटना आएगी अफजल खां का प्रकरण 1669 में, और चौथा जो है इसमें वो हो जाएगा सूरत पर आक्रमण तथा इसे लूटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर अगर मैं अफजल खां की बात करूँ साथियों, तो अफजल खां जो है शरीर से बहुत ही बलिष्ठ इंसान हुआ करता था, और उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से जाकर के ये कहा कि शिवाजी को कंट्रोल करने का काम मुझे दीजिए और मैं शिवाजी की गर्दन काट करके आपके चरणों में रख दूंगा। ऐसे बड़े बड़े दावे किए। किसने बड़े बड़े दावे किए? अफजल खां ने। और जब अफजल खां शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए पहुंचा तो पहले हमले में अफजल खां ने शिवाजी के पुणे के किले पर कब्जा कर लिया। बाद में क्या हुआ? बाद में फिर इस युद्ध का निपटारा करने के लिए अफजल खां और छत्रपति शिवाजी के बीच एक शांति वार्ता हुई। अफजल खां का प्लान ये था कि मैं इस शांति वार्ता के बहाने शिवाजी की हत्या कर दूंगा। अच्छा, शिवाजी इस चीज़ से बहुत ही पहले से ही अवेयर थे, उनको लगता था कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है।
इसलिए शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली। और शिवाजी ने जैसे इसके लिए क्या क्या तैयारी करी, तो शिवाजी ने अफजल खां से मिलने से पहले अपनी दाढ़ी को ट्रिम करवाया, दाढ़ी छोटी करवाई जिससे दाढ़ी हाथ में ना आ जाए। दूसरा, अपने बालों को हल्का कराया जिससे बाल हाथ में ना आ जाए, क्योंकि शांति वार्ता की शर्त ये थी कि कोई हथियार लेकर के नहीं आएगा। अच्छा, अफजल खां का प्लान यहाँ पर यह था कि मैं क्या करूँगा, बिना हथियार के शिवाजी की हत्या कर दूंगा। कैसे कि उसको इतने जोर से गले लगाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा था, 2-2.5 मीटर के आसपास उसकी लंबाई थी, तो काफ़ी लंबा चौड़ा व्यक्ति था। उसको लगता था शिवाजी तो छोटे मोटे हैं, शिवाजी की उम्र उस समय 29 साल की थी, तो शिवाजी छोटे मोटे हैं, इतना कस के गले लगाऊंगा कि हड्डियाँ वहीं तोड़ डालूंगा उसकी, इतनी ताकत थी उसके अंदर। शिवाजी इससे सावधान थे। शिवाजी ने क्या किया, अपने पास बाघ नख लिए, उन्हें अपने यहाँ पे स्लीव्स में छुपाया, और जब उनसे मिलने गए तो कोई हथियार नहीं था जैसा कि तय हुआ था, लेकिन शिवाजी उस हथियार को छुपा करके ले गए क्योंकि उन्हें पता था अफजल ऐसा कर सकता है। और जब गले मिलने की बारी आई तो अफजल खां ने गले लगाया, और जैसा कि अफजल खां का प्लान था कि इतनी ज़ोर से गले लगाऊंगा कि शिवाजी की हड्डियाँ तोड़ दूंगा, यहीं मार डालूंगा, और जब कस के गले लगाने लगा अफजल खां, तब शिवाजी ने अपने बाघ नख निकाले और पूरा उसका पेट बीच से फाड़ डाला, और इस तरीके से अफजल खां बेमौत मारे गए। तो ये जो प्रकरण है ये है अफजल खां का। इसमें जो सूरत की लूट है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, है ना। शिवाजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो शिवाजी से जुड़े 2 फैक्ट और याद रखना, वो है क्या, वो है चौथ और सरदेश मुखी। ये 2 नए टैक्स जो है लगाए शिवाजी ने। शिवाजी ऐसे शासक थे पहले जो अपने इलाके से जो उनके अधीन आते हैं उनसे तो टैक्स लेते ही थे, लेकिन शिवाजी उन इलाकों से भी टैक्स लेते थे जो उनके अधीन नहीं है। इसलिए उन्होंने सूरत को भी लूटा, सूरत पर आक्रमण किया, वहाँ के व्यापारियों से चौथ वसूली करी, है ना, और व्यापारी से कह दिया कि जाओ, जिसको खबर करनी है, तुम्हें लग रहा है कि मुगल राजा आकर के तुम्हें बचा लेंगे, मुगल सैनिक बचा लेंगे, तो जाके उन्हें खबर कर दो, उनको भी देख लिया जाएगा। तो शिवाजी किसी डरते वरते नहीं थे, इसीलिए जो है उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी मुद्रा छत्रपति के शिवाज में छत्रपति के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो रुपया, लारी, टका और रुका। सीधे सीधे हम इसका आंसर करेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, एक्सप्लेन करने लायक ऐसा कुछ खास नहीं है। इसका सही जवाब होगा साथियों रुपया। रुपया की बात करें तो रुपया छत्रपति शिवाजी के समय का नहीं है, बल्कि रुपया है शेर शाह सूरी के समय का। शेर शाह सूरी, इसके समय की मुद्रा है साथियों रुपया, जो अभी तक वर्तमान तक प्रचलन में है। तो आपको याद रखना है, ये जो मुद्रा है रुपया, ये शेर शाह सूरी के समय की है। ये मुद्रा जो है ये छत्रपति शिवाजी के समय की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या है? ये आपको बताना है। अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह या शाही खां? ये आपको बताना है। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन। देखिए, अगर मैं जैन उल आबदीन की बात करूं साथियों, तो इन्हें कहा जाता है कश्मीर का अकबर। क्या बोलते हैं इन्हें? कश्मीर का अकबर, याद रखना। और क्यों है? क्योंकि ये उतने ही उदार, उतने ही सहिष्णु माने जाते हैं जितना अकबर था। अकबर धार्मिक मामलों में सहिष्णु था, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अकबर जो है होली मनाता था, दिवाली मनाता था, रक्षाबंधन भी मनाता था। हिंदुओं और पारसियों की तरह अग्नि की पूजा किया करता था, सूर्य की पूजा किया करता था, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाता था। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अकबर धार्मिक रूप से सेकुलर था या सहिष्णु था, ये कहा जा सकता है। वैसा ही कुछ कुछ जो है हमें देखने को मिलता है जैन उल आबदीन के चरित्र में। और जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम है शाही खां। याद रखना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखेंगे, कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? शाही खां को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये आपको बिल्कुल जानकर के आश्चर्य होगा कि
जो छवि है महाराणा प्रताप की वो एक हिंदू शासक के रूप में है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था वो एक मुस्लिम व्यक्ति था, और उस मुस्लिम व्यक्ति का जो नाम है साथियों वो है हकीम खान सूर। याद रखना, ये जो आप देख रहे हैं ये है उनकी सेना का सेनापति। तो ये बहुत ही कुछ हो सकता है ज़्यादातर लोगों के पास पता ना हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध था ये, लेकिन हाँ हिंदू मुसलमानों के बीच तो था ही, लेकिन यहाँ पर राजनीति ज़्यादा प्रबल थी। तो महाराणा प्रताप की जो सेना है उसमें मुख्य रूप से ज़्यादातर सैनिक हिंदू हैं, लेकिन उनका जो सेनापति है वो एक मुस्लिम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो युद्ध भी किसके खिलाफ कर रहा है? युद्ध भी अकबर के खिलाफ कर रहा है, जो कि एक जाना माना मुस्लिम शासक है। तो ये यहाँ पर देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि प्राचीन काल में जो युद्ध हुए हैं वो अक्सर करके धर्म की वजह से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से ज़्यादा लड़े गए। धार्मिक एंगल भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो बाबर ने जब पहली बार हमला किया है ना, और बाबर का सामना जब राणा संग्राम सिंह से हुआ, राणा सांगा से हुआ, तो इस युद्ध में बाबर ने पहली बार ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार राजपूतों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। तो उसने इसमें धार्मिक एंगल डाला। अच्छा, जिहाद के नारे देने का उद्देश्य ये था कि उसने अपने सैनिकों से ये कहा कि अगर तुम युद्ध जीतते हो तो मैं तुम्हें यहीं जन्नत बना के दूंगा, यहीं भारत में, और अगर हारे तो जिहाद कर रहे हो तुम लोग, अल्लाह की लड़ाई कर रहे हो, और अल्लाह की लड़ाई में अगर मारे भी गए, धर्म युद्ध में मारे भी गए, तो सीधे जन्नत में जाओगे। तो अक्सर करके धार्मिक चीज़ों का इस्तेमाल भी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही होता है। तब भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो याद रखेंगे महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें जो सेनापति हैं वो है हकीम खान सूर। अगर मैं हल्दी घाटी के युद्ध की बात करूं, जरा इसको भी देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है साथियों ये हुआ है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। कब हुआ है? ये हुआ है 1576 में, 1576। किसके बीच में? अकबर और महाराणा। ठीक है। अब जैसे बुक्स आप पढ़ोगे, जैसे जो बुक्स है हमारी राजस्थान की, उनमें ये थोड़ा सा चेंज अब देखने को मिल रहा है कि अब जो टेक्स्ट बुक आ रही है उनमें ऐसा बताया जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित किया। अब तक ऐसा चला आ रहा था कि नहीं अकबर हारा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। और अब किताबों में, जैसे आप इंटरनेट पे भी अगर सर्च करोगे ना, तो इंटरनेट पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, जैसे आप कभी इंटरनेट पर डालना कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन हारा, तो वहाँ पर आपको यही दिखाया जाएगा कि अकबर की हार हुई और राणा जीत गए। लेकिन हाँ, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी यही मानती है कि अकबर जीता, राणा हारे, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये विभिन्न घटनाएं दी हुई हैं, इनको इनके क्रम अनुसार लगाइए। इतिहास में इस तरीके के आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, देखो, सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, वर्मा का विलय। देखो, पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर जो आपको क्लियर कर दूँ वो ये कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सिक्किम का विलय या पंजाब का विलय, ये आधुनिक भारत में आज़ादी के बाद का विलय नहीं है। वैसे आप सोचो कि 1970s में विलय हुआ है सिक्किम का, तो भारत में, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात कर रहा हूँ यहाँ पर या जो एग्जामिनर पूछना चाहता है वो ये कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने किस तरीके से सिक्किम को भारत में मिलाया, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो आज़ादी के बाद अगर आप इसको आंसर करोगे 1970 के दशक वाला, तो वो गलत हो जाएगा। तो आज़ादी से पहले जो सिक्किम का विलय हुआ है, जो अंग्रेजों ने किया, उसकी हम यहाँ बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, इसका जो विलय हुआ है साथियों सिक्किम का, ये हुआ है, लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हुआ है 1850 में। कब हुआ है साथियों? ये सिक्किम का विलय हुआ है 1850 में। ठीक है, किसके समय में हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है, डलहौजी के समय में हुआ है। और याद रखेंगे ये जितने भी विलय हैं ये सब के सब डलहौजी के समय में ही हुए हैं, चाहे झांसी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वर्मा हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक, वर्मा के विलय की हम बात करें साथियों, तो वर्मा का विलय हुआ है 1852 में। पंजाब के विलय की मैं बात करूं तो पंजाब का विलय हुआ है 1849 में, महाराजा रणजीत सिंह के समय में। और झांसी का विलय हुआ है 1800
53 में। ठीक है, अब आप इसे आसानी से लगा पाओगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। और ये चारों ही, चाहे सिक्किम हो, चाहे झांसी हो, या पंजाब हो, या वर्मा हो, इन चारों का ही जो विलय हुआ है ये लॉर्ड डलहौजी के समय पे हुआ है। तो सबसे पहली घटना जो इसमें आ जाएगी वो है पंजाब। पंजाब पहले नंबर पे आएगा 1849 में। उसके बाद 1850 सिक्किम आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे वर्मा आएगा, तीसरे नंबर पे वर्मा आएगा, और दूसरे नंबर पे झांसी आएगा। ठीक है, अब आप इसे कर लोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी सबसे पहले कौन सी घटना आएगी? सबसे पहली घटना आएगी पंजाब वाली। ठीक है, पंजाब के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद वर्मा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे झांसी। ठीक है, ये आ जाएंगे। इसमें एक राज्य और है जिसके विलय के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लेता है, और वो है अवध। अवध का विलय। तो साथियों याद रखना, अवध का जो विलय हुआ है ये हुआ है 1856 में। और जिस समय अवध का, अच्छा दो सवाल हो रहे हैं यहाँ पे कि अवध का विलय किसके समय में हुआ, यानी यहाँ का उस समय नवाब कौन था और क्या रीज़न था। तो अवध का जो विलय हुआ है ये हुआ है नवाब वाजिद अली शाह के समय पे। ठीक है, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के समय पे इनका जो है विलय हुआ है। ठीक, और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि वाजिद अली शाह की जो पत्नी है उनका नाम है बेगम हजरत महल। और 1857 की क्रांति में लखनऊ में जो मुख्य विद्रोह हुआ है वो वाजिद अली शाह के समय पर ही हुआ है, और रानी मतलब बेगम हजरत महल उसमें प्रमुख भूमिका में रही हैं। दूसरा, अगर मैं अवध की बात करूं कि अवध को किस आधार पर ब्रिटिश शासन में मिलाया गया, तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आधार है कुशासन। पेपर में पूछता है किस आधार पर अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया, तो आपका जवाब होगा कुशासन। कुशासन के आधार पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, और आपको जो है सही मिलान करना है। एक तरफ आंदोलन दिए हुए हैं और एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये, इस तरीके के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते ही हैं। चलिए, तेभागा आंदोलन, मोपला, पाबना किसान विद्रोह या बंगाल नील विद्रोह, ये आपको बताना है। चलिए देखो भाई, मिलाते हैं। चलिए, तेभागा आंदोलन हुआ है 1946 में, याद रखना। ठीक है, 1946-47 में, लगभग आज़ादी के समय पे। मोपला विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। मोपला विद्रोह हुआ है 1921 में, 1921 में। पाबना किसान विद्रोह हुआ है 1879 और 1880 में। और बंगाल का नील विद्रोह हुआ है साथियों 1859-1860। इनमें जो मोपला है इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। पेपर में पूछा जाता है मोपला विद्रोह में मोपला कहाँ पर है, मतलब ये विद्रोह कहाँ हुआ है, तो याद रखना ये विद्रोह हुआ है केरल के, महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा हूँ आपको, केरल के मालाबार क्षेत्र में। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ है। और मोपला में, मोपला कौन है या मोपला क्या है, तो मोपला है यहाँ के मुस्लिम किसान, याद रखना, जिन्होंने यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, काफ़ी मारकाट मचाई और बड़े पैमाने पे हिंदुओं को मारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो भाई, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, अच्छा सवाल है, बेसिक है, ज़्यादातर लोग इसको कर लेंगे। फिलहाल इसकी स्थापना जो हुई है साथियों, ये हुई है 1875 में। 1875 इसका सही जवाब है, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। दूसरा, स्थापना किसने की है, तो स्थापना की है सर सैयद अहमद खां। इन्होंने स्थापना की है मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके उन्हें
सरकारी नौकरी दिलवाना, अंग्रेजी शासन में नौकर बनाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, इस कॉलेज को खोलने का एक उद्देश्य ये भी था कि मुसलमानों को और अंग्रेजों को ये भरोसा दिलाना कि मुसलमान उनके दुश्मन नहीं हैं, और मुसलमानों को ये समझाना कि उनकी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है। ये जितना भी रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सब हिंदू क्रांतिकारी हैं, तो हमें इस पूरे मुद्दे से दूर रहना है। आगे चल के जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1920 के आसपास जो है यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये बन गया AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये भी जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है कि यही जो है संस्थान जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये आगे चलकर AMU के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये AMU वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ऑफ द इंडिया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये आपको बताना है। चलिए सीधे सीधे आंसर करेंगे इसका। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है, ये जो है मतलब करेक्टली मैच नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जब ये 1926 में नहीं बना है तो फिर कब बना है? भाई सारे आंसर मैं ही थोड़ी करूँगा, एक आध आप भी करोगे, तो ये आप मुझे जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करिए कि आखिरकार ये जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ये कब हुआ है। मैं बिल्कुल आपके कमेंट पढ़ना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ये आपको बताना है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन या इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देखो भाई, अगर मैं इस संस्था की बात करूं इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, तो देखो इसके नाम पे बिल्कुल मत जाना, नाम से भ्रमित नहीं होना है। इसमें लिखा जरूर है पैट्रियोटिक, लेकिन ये लोग पैट्रियोटिक बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में ये जो संस्था है इसको लॉर्ड डफरिन के समय पर बनाया गया था, उसी समय पर जब कांग्रेस बनी। तो कांग्रेस जब बनी तो कांग्रेस के बनने में अंग्रेजों की प्रमुख भूमिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉर्ड डफरिन के समय में बनी है 1885 में, और कांग्रेस की स्थापना को अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के अंतर्गत बनाया कि ठीक है, जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं भारतीय जनमानस में, उनको हम एक मंच दे देते हैं। उस मंच के माध्यम से वो अपनी बातों को, अपनी भड़ास को निकाल पाएंगे, और चूंकि वो मंच हमारा ही रहेगा, कांग्रेस हम ही ने बनाई है, तो हमें पता चलता रहेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन 1987 और 88 तक आते आते कांग्रेस में जो राष्ट्रवादी लोग हैं इनकी संख्या बढ़ने लगी, और मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के बाद कांग्रेस में राष्ट्रवादियों की संख्या बढ़ने से जो अंग्रेजी चीज़ें थी उनका बहिष्कार होने लगा। अंग्रेजों का जो जिस सोच के साथ अंग्रेजों ने उसको बनाया था उस पर उन्हें लगने लगा कि अब ये काम नहीं कर रही है, इसीलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। और लॉर्ड डफरिन ने ये तक कहा कि ये तो जो है ऐसे लोगों की संस्था है जो बहुत कम है संख्या में, अल्पसंख्यक लोगों का समूह है, इस तरीके से उन्होंने कहा। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस का विरोध करने के लिए एक अलग नई संस्था बनाई, और उस संस्था को उन्होंने नाम दिया इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इस संस्था को अंग्रेजों ने केवल और केवल इसलिए बनाया, या इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को अंग्रेजों ने केवल और केवल इसलिए बनाया कि इस संस्था के माध्यम से कांग्रेस का विरोध किया जाए। हर कदम पे, हर स्थिति पे कांग्रेस का विरोध करना है, और इसकी स्थापना में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ था। इसकी स्थापना दो लोगों के द्वारा की गई, अंग्रेजों के सपोर्ट से ही हुई, ऑब्वियस बात है। पहले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां, और दूसरे व्यक्ति थे इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि बनारस के राजा थे।
इन दोनों के सहयोग से अंग्रेजों ने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस का विरोध। इनका पूरा नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ध्यान रखना। दूसरा, अगर मैं यहाँ बात करूँ सर सैयद अहमद खां, तो सर सैयद अहमद खां की एक बुक भी है ना। पेपर में पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय उस क्रांति को किसने अपनी आंखों से देखा तो वैसे बहुत लोगों ने, बट उनमें एक प्रमुख व्यक्ति हैं सर सैयद अहमद खां, और इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है असबाब बगावते हिंद। इस नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी, और जब ये विद्रोह चल रहा था 1857 की क्रांति वाला, उस समय सर सैयद अहमद खां बिजनौर में अमीन के पद पे तैनात थे। ठीक है, तो इस तरीके के व्यक्ति हैं सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने कांग्रेस का विरोध करने के लिए इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। देखिए, सवालों की संख्या भले 10 है, आप उसको मत देखिए। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया, कह रहे सर सवालों की संख्या बढ़ाओ। यार तुम सवाल मत देखो, तुम ये देखो कि इनमें जो एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है वो एक सवाल में 3-3, 4-4 सवाल मिल रहे हैं, उन्हें भी तो आप देखिए। तो आप क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे फोकस करो। ये मत देखो कि बहुत सारी मैं जो है आपको प्रश्न करा दूँ और बस केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ के ख़त्म करूँ, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो आधे घंटे में आपको 50 सवाल भी करवा सकता हूँ, 100 सवाल भी करवा सकता हूँ। बस प्रश्न पढ़ूंगा, आंसर करूँगा, प्रश्न पढ़ूंगा, आंसर करूँगा, तो वो मेरा स्टाइल नहीं है, ना ही मुझसे वो हो पाएगा ये, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ क्वालिटी में। आपको जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये बहुत स्टैंडर्ड है। SCS की टीम बस इसीलिए काम करती है कि आपको स्टैंडर्ड चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको नए प्रश्न इसमें मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।